Welcome to our classes. आज की हम क्लास में बीएससी सेकंड ईयर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यह कुछ टॉपिक है आपके साइंटिस्ट यंग के ऊपर। यंग जी ने एक एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया, तो उसके में उन्होंने ये देखा कि जब कोई लाइट सोर्स किसी डबल स्लिट से क्या करता है, प्रोपेगेट होता है, तो जब लाइट डबल स्लिट से क्या करती है, मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो जब सिंगल सोर्स, इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। सारी चीजें, माइक वगैरह सब कुछ सही है, आवाज आ रही है प्रॉपर। तो हम देखते हैं ये बीएससी सेकंड ईयर experiment by two slit filter figure। होता क्या है, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो लाइट्स होती हैं, है ना, वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करती है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करती हैं। तो जब कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बचपन में या आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि मान लेते हैं कि एक तालाब है और तालाब के हम कहीं पे भी, है ना, हम एक पत्थर को क्या करते हैं, डालते हैं। जब पत्थर को उसको नदी में या तालाब में या पानी के एक टब में फेंका जाता है, तो क्या करता है, उसके सराउंडिंग चारों ओर एक वेव क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल हमने पत्थर फेंका या कोई कंकड़ फेंका, तो उस सोर्स के आसपास क्या करती है, एक वेव क्रिएट हो जाती है ना, ऐसे ऐसे लहरों के फॉर्म पर। जैसे हम लहर, वो जो पानी की लहरें होती हैं, वही एक्चुअली क्या होती है, वेव ही होती हैं। तो जो लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ये आपको वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे वेव आपका कुछ इस तरह से, अगर इसको देखा जाए, एक मीडियम लाइन है, उस पे आपका जो वेव बनता है, जिसे आप गर्त कहते हैं। तो यही जो आपकी व्हाइट लाइन है, जिसे हम चार्ट से हमने बनाया हुआ है, ये आपका सेट कहलाता है या क्रस्ट लाइन कहलाती है। और जो आपका ड्रॉप है, वो आपका सेंटर वाला पार्ट है, या जो ब्लैक है ना एरिया से रिकवर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका क्रस्ट कहेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि किसी भी नदी में या पानी के टब में या तालाब में जब पत्थर डालते हैं, तो उसके चारों ओर इस प्रकार की वेव का क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिएट हो जाती है। तो ये तो हुआ सिंगल वेव का फॉर्मेशन। बट जब यहीं पर, है ना, दो चीजें, अगर हम दो प्लेस पर दो पत्थर को क्या करते हैं, है ना, उस पे पानी के टब पे डालते हैं, तो होता क्या है, तो यहाँ से भी क्या होता है, आपका वेव का जो सोर्स है, वेव क्रिएट होना स्टार्ट कर देती है। और वेव क्रिएट होकर अब आप देखते हैं कि ये इस वाली, है ना, इस वाले का वेव ये आपका, और इस वाले का वेव यहाँ पर आके आपका क्या कर रहा है ना, मतलब आपका क्रस्ट लाइन और इस वेव का क्रस्ट लाइन और इस वेव का क्रस्ट लाइन दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो लहरें होती है वो काफी ऊंची हो जाती हैं, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम उसको देखें
तो अगर हम इसकी वेव की बात करें, ये ए है और ये अंतर आपका क्या है, बी है। फॉर एग्जांपल एक वेव हमने लिया क्या, हमने लिया वेव ये ए है ना, इसकी एम्पलीट्यूड ये आयाम क्या था, ए था। एक दूसरा हमने वेव लिया बी, इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहें वो दोनों क्या था, बी। तो जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, इनका जो रिजल्टेंट वेव होता है वो क्या होता है, वो a प्लस बी अर्थात मैक्सिमम होता है ना। अगर हम इस एम्पलीट्यूड की बात करें या इसके आयाम की बात करें तो क्या होगा, a प्लस बी होगा। या अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें a डैश और इसकी बात करें b डैश, तो जो आपका ये घर्क होगा ये भी क्या होगा, a डैश प्लस b डैश। तो मतलब कि जब दो लहरें आपस में टकराती हैं तो उनके क्या होता है, लहरों के बीच में क्या बनता है, उफान बनता है ना, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। ये दो वेवों का जो सम होता है, जोड़ होता है, ये अध्यारोपण के सिद्धांत या सुपरपोजिशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ना। तो हम बात कर रहे हैं यंग के एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने डबल स्लिट का उपयोग किया। तो अगर हम इसको देखें, है ना, इसको एक बार इरेज कर दें और कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक लाइट सोर्स है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, किसी पास पर, है ना, ये स्लिट आपस में क्या है, बहुत पास पर है, क्या करता है, और ये आपका क्या है, पर्दा है ना। तो जब ये सोर्स लाइट सोर्स से, है ना, सोर्स से इस स्लिट S1 और स्लिट S2, S2 स्लिट S1 पर पड़ती है ना, तो क्या होता है, यहाँ से आपकी क्या हुई, वेव चली और यहाँ पर आई, यहाँ से भी आपकी वेव चली और लाइट सोर्स है, इसको ज्यादा सीधे डायरेक्ट जाना चाहिए था, यहाँ पे आके इसका इमेज प्राप्त हो जाती है, लाइट प्राप्त हो जाती है, स्लिट S2 से यहाँ पे इसकी इमेज प्राप्त हो जाती, लाइट प्राप्त हो जाती। पर ऐसा ना होकर यहाँ से भी क्या होता है, वेव आपका प्रोपेगेट होता है ना, ठीक है। इसकी एक मीडियम सेंटर लाइन हम मान लें, तो क्या है ये आपका, इस पॉइंट पर हम P0 लें। फिर आपका देखें, है ना, ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे वेव आगे क्या करती है, प्रोपेगेट होती रहती है, बढ़ती रहती है, क्लियर। ठीक है, इसी प्रकार स्लिट S2 से भी क्या होती है, आपकी वेव ऐसे प्रोपेगेट होती है, ठीक है। ये उतना सही नहीं बना जितना वो होना चाहिए। तो जो आपकी ये सेंटर वाली पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ है ना, ये आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए, ये और ये आपका, है ना। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम मर्ज करें तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो आपकी कहाँ पर बनेगी, इस पी पॉइंट पर बनेगी। तो अगर हम इसको एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखें, वो स्पेक्ट्रम आपका, है ना, तो इन अब देखिएगा S1 और S2 से जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जब आपका क्रस्ट और क्रस्ट, इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का क्रस्ट दोनों मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां की जो वेव की एम्पलीट्यूड है वो क्या होती है, हायर हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और जहां पर आपका ट्रॉफ और ट्रॉफ मिलता है तो डाउनवर्ड नीचे की ओर क्या होती है, मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड्स
बढ़ जाती है, ठीक है। बट होता क्या है, जब सेम एम्पलीट्यूड या सेम फेज की होती है तब उनके बीच में क्या होता है, अगर अपोजिट एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ आपस में मीट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो वेव होती है अगर सेम फेज की है तो वहां पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, अर्थात वेव समाप्त हो जाती है, अर्थात उस पॉइंट पर वेव समाप्त हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे अगर हम दो वेव लें सेम फेज की जिसकी हाइट है या एम्पलीट्यूड है ए, एक दूसरी वेव हमने लिया है ना जिसका एम्पलीट्यूड है सेम फेज सेम एम्पलीट्यूड्स के हाइट के इज इक्वल टू इसका हमने भी लिया, सॉरी 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 ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा, है ना। ये हुआ आपका क्रस्ट, ठीक है। दूसरा हमने लिया ट्रफ का सेम एम्पलीट्यूड, है ना, ऐसे ए या बी हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी, जो इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड a है और इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड b, ये दोनों सेम है अर्थात a इज इक्वल टू b। तो जब इनका आपस में इंटरफेरेंस होता है तो वेव क्या हो जाती है, एक है ना, इस वेव ये वाली वेव इस वेव का क्या करते हैं, दोनों के वेव को है ना खत्म कर देते हैं, अर्थात सिंगल लाइन में प्राप्त होती है, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पे आपका ब्लैक ब्लैक लाइन रहेगा है ना या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर आपकी डॉट लाइन प्राप्त होगी, अर्थात ब्लैक ब्लैक लाइट प्राप्त होगी, ब्लैक स्पॉट प्राप्त होगा, ठीक है। और जहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपका व्हाइट स्पॉट प्राप्त होगा या लाइट फ्रिंज प्राप्त होगी, है ना। इनको हम एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो आपके सेंटर पर होगी, बी क्रमशः दूरी पर होगी, फिर कुछ छोटी दूरी पर होगी, और इसी प्रकार देखते जाते हैं तो हमें से नीचे में भी नीचे की ओर है ना ठीक है, ये आपका P0 है, ये आपका P1, ये P2 और ये P3, ये P4, और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये डार्क एरिया कहलाता है, ये आपका ब्राइट एरिया है, ये आपका ब्राइट एरिया है, ये आपका ब्राइट एरिया है। बट इसके बाद का जो के दो ब्राइटों के बीच, दो ब्राइट लाइट के बीच में जो आपका प्राप्त होता है वो डार्क लाइट होती है, और वो किससे प्राप्त होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इन दोनों फेज से प्राप्त होती है, जिसे हम D1 और D2 D1 D2 और ये आपका D3 और ये आपका D4, इसी प्रकार इधर भी D1 डैश D2 डैश एंड D3 डैश और डॉट। तो क्या होती है, आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो P0 पर प्राप्त होती है ना, P0 पर प्राप्त होती है। और इसके बाद क्या होती है, इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो ये हुआ, तो जो आपका अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो लाइट सोर्स होती है, जो लाइट सोर्स होती है वो एक वेव प्रॉपर्टीज को शो करती है ना, वेव प्रॉपर्टीज को शो करती है। ये दो स्लिट आपस में बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में है ना, मिनिमम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये हुआ, तो आइए हम इन दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच, इन दो ब्राइट या डार्क फ्रिंजों के बीच हम क्या करते हैं, विड्थ निकाल लेते हैं, अर्थात चौड़ाई निकाल लेते हैं। उसके लिए है ना, आइए यह कुछ ऐसा होता है, इस S1 और S2 पर क्या करती है, इंसिडेंट करती है। तो इसकी अगर हम ये देखें, ये आपकी प्रिंसिपल लाइन है, ठीक है। तो इनका जो सबसे ब्राइटर एरिया होगा वो क्या होगा, P0 पर बनेगा, है ना, इसकी लाइट क्या होगी, इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। और सपोज करते हैं यहाँ से एक लास्ट वाली फ्रिंज है जिस पर हमने पॉइंट दिया इसकी P, और इस फ्रिंज से इसके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्लिट S1 क्या करता है, इस पॉइंट इस ब्राइट लाइट P पर क्या करती है ना, देखते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस
और S2 से भी पॉइंट P की ओर, ठीक है। S1 आउट ऑफ P0 इज इक्वल टू S2 P0, मतलब S1 से P0 और S2 से P0 दोनों आपके क्या है, बराबर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। स्लिट से पर्दे के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2D है। दोनों स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2D है, ठीक है। अब S1P और S2P क्या है, S1P से बड़ी है, मतलब कि जो S2P वो S1P से बड़ी है। तो हमें देखना है कि S1P के बराबर कौन सी है, S1P के बराबर कौन सी लाइन है। तो वो लाइन के इस S1 पॉइंट से S2 पॉइंट स्टील पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, है ना, करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, पॉइंट P प्राप्त होता है, सॉरी पॉइंट A प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इस स्लिट के बीच में इसका एंगल क्या है, थीटा है। एक और देखते हैं, इस सेंटर फ्रिंज से इसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर आपका जो S1P है वो AP के बराबर हो जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो क्या है, S2A है। तो जो पाथ डिफरेंस है S1 और S2 पॉइंट P के लिए, ब्राइट पॉइंट P के लिए, तो जो पाथ डिफरेंस कहें या कहें डेल, पाथ डिफरेंस अभी डेल नॉट लगाकर हम क्या लेते हैं, S2A इज इक्वल टू S2A, वो क्या हो जाएगा, वह होगा आपका S2P माइनस S1P, अर्थात ये अब आपकी डिस्टेंस AP जो है वो S1P के ही बराबर है। तो S2P से S1P माइनस कर दें तो हमें S2A प्राप्त होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर अब हम ट्रायंगल चलते हैं, दो ट्रायंगलों पर। आपका ट्रायंगल देखिए S1 S2A, और दूसरा ट्रायंगल ये आपका वो दे देते हैं OP0 और P पर। तो नाउ ट्रायंगल S1 S2A and O triangle OP0 and P। तो क्या लेते हैं, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली लाइन आपका क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन है, और आपका S1 और S2 क्या है, बेस है। तो उसी प्रकार अब आपका थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, और आपका ये OP क्या होगी, बेस लाइन हो गई। तो आज बेस अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, या ऐसा करें, हम ले लेते हैं बेस S1 S2 अपॉन S2A, आधार बटे लंब। क्या लेते हैं, आधार बटे, अरे लंब तो आपका हो जाएगा, सॉरी लंब आपका हो जाएगा S2A अपॉन S1 S2, है ना, लंब बटे आधार। फिर उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज OP और P0 में लंब क्या है, S2A है, इसलिए क्या हो जाएगा, P से P0। आपने आधार लिया है S1 S2, इस वाले ट्रायंगल में, इसका आधार क्या हो जाएगा, OP0। अब सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, इस पे पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज को पुट करने पर PP0 आपका क्या है, इस ब्राइट एरिया का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू पाई और OP, O से P, अर्थात स्लिट और पर्दे के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D, ये हो जाएगा आपका D। क्लियर, ठीक है। और
S1 S2 S1 S2 आपका क्या है 2D है, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो S2A S1 S2 इज इक्वल टू बाई सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा 2D और ये बाई D, ठीक है। फिर आप देखेंगे S2A इज इक्वल टू S2A इज इक्वल टू बाई इंटू 2D अपॉन D, कैपिटल D, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है पाथ डिफरेंस है, लाइट एरिया का पाथ डिफरेंस है, अर्थात S2 लाइट से कितनी एक्स्ट्रा लाइट पे ट्रेवल करनी पड़ रही है, वो S2 ट्रेवल कर रही है। तो पाथ डिफरेंस जिसे हम कहते हैं डेल बी, है ना, तो ये हो जाएगा, है ना। तो डेल इज इक्वल टू या यूं कहें डेल इज इक्वल टू S2A सॉरी S2P minus S1P is equal to 5 into 2D upon D, क्लियर, ठीक है। तो ये आ हो गया आपका पाथ डिफरेंस, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें। अब इसी के आधार पर हम यह देखेंगे कि जो लास्ट वाली ब्राइट फ्रिंज है ना, उसका फ्रिंज या उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा और उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए जब हमारी क्या हो एक लास्ट स्टेज पर, लास्ट पर्दे के लास्ट पॉइंट पर, है ना, मान लेते हो एनबी पोजीशन पर है, एनबी पोजीशन पर है, तब उसके लिए क्या होगा ब्राइट एरिया का जो फ्रिंज है ना, तो इसको रेस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर यूं कह दें कि डेल इज इक्वल टू y इनटू 2d अपॉन d, ठीक है। ये इक्वेशन हम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है कि जब आपका फ्रिंज है तो क्या हो रहा हो अंतिम पोजीशन, है ना, अंतिम पोजीशन एनपी पोजीशन पर जो ब्राइट एरिया का फ्रिंज है, ब्राइट एरिया का फ्रिंज है ना, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी या डिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट होगा Pn जिसकी इस एरिया की इस सेंटर फ्रिंज से, सेंटर फ्रिंज आपको यहाँ पे P0 पे प्राप्त हो रहा है, सेंटर फ्रिंज से जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमने क्या लिया या मान लिया कि yn है, ठीक है। सॉरी हमारे कहने से कुछ तो yn, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी तो वो हो जाएगा, और जो पाथ डिफरेंस है वो उसकी क्या होगी n लैम्डा होगा, है ना। ब्राइट इक्वेशन से हमें जाना था डेल इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, है ना, या डेल इज इक्वल टू 2d sin थीटा, जहां पे डेल आपका क्या होता है n लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना, पहले देख लेते हैं nb फ्रिंज के लिए, है ना, मैक्सिमम टेस्टिंग के लिए हो जाएगा। तो जो आपका इसी इक्वेशन से n लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो n लैम्डा इज इक्वल टू yn into 2d अपॉन d, तो yn जो इसका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो yn इज इक्वल टू n लैम्डा into d अपॉन 2d, ठीक है। ये तो हुआ ब्राइट
मतलब जो लास्ट वाली आपकी है फ्रिंज है ना, उसके लिए आपका सेंटर ऑफ फ्रिंज से उसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहां पे n आपका क्या है, जहां पे n है n इज इक्वल टू 0 से 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, तो इसको देख लेते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 और 0 होता है तो जो आपकी फ्रिंज की चौड़ाई होती है पर्दे से इस सेंटर पॉइंट से सेंटर फ्रिंज से उसकी जो डिस्टेंस होगी, तो y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 के लिए जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, y1 के लिए लैम्डा इनटू d अपॉन 2d, इसी प्रकार y2 के लिए 2 है ना, 2 लैम्डा इनटू d अपॉन 2d, या यूं कहें इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d। फिर इसी प्रकार y3 के लिए अप टू 3 है ना, लैम्डा d अपॉन d। तो हम देखते जा रहे हैं आपका क्या हो रहा है, क्रम से बढ़ता जा रहा है, यही आपका रिजल्टेंट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर लैम्डा d, तो n लैम्डा d अपॉन 2d या n by 2 अपॉन सॉरी n by 2 into lambda d into lambda into d अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब लास्ट वाली जो डार्क फ्रिंज है, वो डार्क फ्रिंज क्या होगी, हमने माना कि वो लास्ट से एक पहले पर बनेगी, वो हो जाएगी dn, है ना। तो उसके लिए फ्रिंज की जो मैक्सिमम दूरी होगी उसको देख लेते हैं। सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, nb पोजीशन से कुछ पोजीशन पहले पर आपका क्या होता है, आपका फ्रिंज बनता है। जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होती है, तो जो उसका पाथ डिफरेंस होगा, है ना, जो पाथ लैम्डा ये होगा, है ना। ये क्या होता है डार्क फ्रिंज के लिए, ये क्या होता है आपके डार्क फ्रिंज के लिए आपका एनबी जो आपका लाइन आपका प्राप्त होगा यहाँ पे, है ना, उसके लिए है। अगर हम इसको भी कहें कि बायन है, बायन डैश मान लें, बायन डैश मान लें इस डार्क फ्रिंज के लिए, तो जो आपका पाथ डिफरेंस है वो n माइनस वन अपॉन 2 लैम्डा होगा। तो नाउ वी इक्वेशन फर्स्ट, टू बी इक्वेशन फर्स्ट अगेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू y and dash into 2d अपॉन d, क्लियर, यही होगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो y and dash is equal to 2n minus 1 अपॉन 4d, या यूं कहें कि इसको लैम्डा अपॉन 2 निकाल लें, ऐसा कर लेते हैं, d अपॉन 2d into 2n minus 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। ये आपका जो इक्वेशन प्राप्त होगा, जहां पे आपका मिनिमम इंटेंसिटी होती है, उस डार्क लाइट, उस डार्क पॉइंट को या आपका y एंड डैश डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ये डार्क लाइट के लिए आपका क्या कहलाएगा, तो सेंटर फ्रिंज से उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। अब आइए देखते हैं कि इन्हीं दो फ्रिंजों की जो विड्थ है वो कितनी होगी, इन्हीं दो फ्रिंजों की जो विड्थ है वह कितनी होगी, इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो दो फ्रिंजों के बीच की विड्थ है
चाहे वो ब्राइट एरियाज के लिए ले चाहे डार्क एरियाज के लिए। इसको यही इसके लिए भी डाल देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए मान लेते हैं ये आपका ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, और ये आपका भी क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। इन दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो विड्थ है ना, वो कितनी होगी, वो फाइंड करने के लिए इसको हम इसको यहाँ पे कहेंगे बीटा कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल लास्ट वाली फ्रिंज है ना, हम ऐसा लेते हैं क्योंकि हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर ब्राइट फ्रिंज विड्थ विड्थ, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था yn इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d, कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था। तो एक फ्रिंज ये हो गई, दूसरी फ्रिंज इससे जो डिस्टेंस पर है मतलब कुछ दूरी पर है, अर्थात कितना है yn प्लस 1 हमने ले लिया, क्या हो जाएगा n के प्लेस पर n प्लस 1 और लैम्डा विड्थ कहलाएगा। दो फ्रिंजों के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, मतलब कि हायर लिमिट से अगर लोअर लिमिट माइनस कर दें तो हमारा पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, उसकी विड्थ निकाल आएगी। तो अब देखेंगे तो बीटा इज इक्वल टू yn प्लस 1 एंड माइनस yn, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए y हमने लिया है, ये ब्राइट फ्रिंज का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर फ्रिंज से जो डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखते हैं ये हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा इनटू d अपॉन 2d एंड माइनस n लैम्डा इनटू d अपॉन 2d। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये n लैम्डा d अपॉन 2d और n लैम्डा d अपॉन 2d आपस में कट जाएगा, बचेगा जो, तो जो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड होगा वो होगा लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर, यही आपका किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच में क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कहलाएगा, जो कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन 2d। क्लियर, ये आपका फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज के बीच का हो या फिर डार्क फ्रिंज के बीच का हो। क्लियर, अब जो आपका ये जो फ्रिंज है ये किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, इसको देखने के लिए जो फ्रिंज की विड्थ है वो आपका उस जो हमने सोर्स लाइट ली हुई है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। जो फ्रिंज विड्थ है वह आपके लाइट सोर्स के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। हाँ, लाइट की चाहे वो डार्क का हो चाहे वो ब्राइट एरिया हो, ब्राइट लाइट का हो, तो वो फ्रिंज किन कंडीशनों पे डिपेंड करता है। वो कंडीशन हो जाएगी तो जो बीटा टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोर्स लाइट है उसकी वेवलेंथ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होगा, अर्थात जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी आपकी क्या हो जाएगी, फ्रिंज की विड्थ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पर है। फिर अब आपका आता है जो ब्राइट फ्रिंज है वो स्लिट और पर्दे के बीच के डिस्टेंस जो है d, कैपिटल D, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, अर्थात वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर होता है फ्रिंज विड्थ के। फिर जो आती है दो स्लिट जो आपने S1 और S2 ली है, ये दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस पर क्या होता है, इसके डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल पर होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल अर्थात 1/2d, that means
जब आपका S1 S2 की जो बीच की डिस्टेंस है बढ़ती जाएगी, है ना, डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, तो वहां पे क्या होगी, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, घटती जाएगी। और जब आपकी 2D जो है ये क्या होगी, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, इसलिए S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस कम होगी, है ना, मिनिमाइज हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, तब आपकी क्या होगी, जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो भी आपकी क्या होगी, चौड़ी मिलेगी, लिमिट उसकी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी करनी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाएं और कमेंट्स करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि ये आगे तक और बच्चों तक, अन्य बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।